नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। उससे पहले कल की वीडियो में मैंने एक शेर पढ़ा था। वो शेर मैंने मजरू सुल्तानपुरी का बता दिया था। वो शेर जो था मखदूम का था, याद रखिएगा गलती से। लेकिन दूसरा शेर जो है वो मजरू का ही था। शेर मैंने पढ़ा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये शेर दरअसल मैंने मजरू का बताया था, ये गलत हो गया था। ये जो है वो मखदूम का है, याद यहाँ से रखना है। और जो दूसरा शेर में हम हैं मताए कुछ और बाजार की तरह, वो शेर जो है वो मजरू का ही है। इतनी बातें अब क्लियर हो गई होगी। देखिए, अगला सवाल हमारे सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है अब, वो सवाल ये है कि शुरुआत में किस शायर ने अपना तखल्लुस रमज़ी इस्तेमाल किया था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ नीचे से बात करते हैं। देखिए, शाकिर नाजी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इनकी पैदाइश 1747 को हुई है। 1747 है, इसमें ये पैदा हुए हैं शाकिर नाजी। और शाकिर नाजी का जो असल नाम है वो भी मोहम्मद सिर्फ लगता है, बाकी यही शाकिर नाजी ही रहता है। आंसर जो आपका सही होने वाला है वो शाह हातिम को याद रखना है। शाह हातिम जो हैं उन्हीं ने सबसे पहले शायरी में अपना तखल्लुस रमज़ी इस्तेमाल किया था। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और जो शाह हातिम है, इनका असल नाम आपको याद रखना चाहिए, शेख ज़हूरुद्दीन इनका असल नाम है। तो शेख ज़हूरुद्दीन किसका असल नाम है? शाह हातिम का ही है। और इनकी पैदाइश जो है कहीं कहीं 1699 है और या फिर 1700 है। कुल मिलाकर के 1700 या 1699 इसके आसपास ही आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगा। और दीवाने ज़्यादा जो है वो तो इनके बारे में आपको मालूम ही है। इनका जो है वो दीवान था। लेकिन एक चीज़ें और भी इनके बारे में याद रखना चाहिए कि जो इन्होंने सबसे पहले जो दीवाने ज़्यादा लिखा था उसको जो है कदीम जो नाम था उसको मुस्तरद कर दिया था। बाद में इन्होंने जो उसी पुराना जो इनका दीवान था उसी का नाम दीवाने ज़्यादा रखा और 1755 के मतलब जो है 1755 में इसको लिखने का कंप्लीट करने का काम किया है। इनके बारे में याद रखिए। और दूसरी बात इनके बारे में जो है वो शाह हातिम जो हैं वो दिल्ली में पैदा हुए हैं। ये बात अगर याद रख सकते हो तो रख लेना चाहिए। अब एक नाम और दिख रहा है जो सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे सवाल 101% आने वाला है। 100% नहीं, 101% सवाल आपसे पूछा जाएगा। ये 5-6 नाम है जो आपको रट लेना चाहिए, इनका असल नाम और इनका क्रम कौन किसके बाद में है। आबरू का आपको याद रखना चाहिए, आबरू के बारे में जान लीजिए। तो आबरू जो है इनका असल नाम आपको याद रखना है, वो नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू है। ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। नजमुद्दीन शाह मुबारक इनका आबरू का नाम है। और दूसरी बात आबरू के बारे में आपको याद रखना है, जो नजमुद्दीन है इनके नाम में वो जो है आबरू तो इनका नाम है, वो नजमुद्दीन तो इनका नाम है और उर्फियत जो इनकी है वो शाह मुबारक है। और तखल्लुस भी इन्होंने आबरू ही इस्तेमाल किया है। ये बात उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेगी। और आबरू की पैदाइश जो है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जब इतनी बातें याद कर ली हैं तो ये भी 1733 में ये पैदा हुए। वो इसलिए मैं बता देता हूं ताकि आपको इनकी जो है पैदाइश के लिहाज से क्रम लगाने को आता है तो एकदम सही होना चाहिए। एक नाम और आपको दिख रहा है, मजहर जाने जाना का नाम दिख रहा है, अलग तरह का इनका नाम था। इनका लक़ब आपको याद रखना है, शमसुद्दीन हबीबुल्लाह नाम आपको याद रखना है। 2 फैक्ट याद रखिए यहाँ पर भी कि मजहर जाने जाना और जो है हातिम, दोनों ने इहाम गोई के खिलाफ आवाज उठाई और दोनों एक ही सन में पैदा हुए हैं। दोनों 1699 या फिर 1700 में पैदा हुए हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको याद रहेगा। तो शाह हातिम भी वही आपको सन याद रखना है और मजहर जाने जाना का भी याद रखना है। मजहर जाने जाना का जो है शमसुद्दीन हबीबुल्लाह आपको नाम याद रखना है। और हबीबुल्लाह के नाम से सोहेल अजीमाबादी हैं, उनके वालिद का भी नाम है। आई थिंक इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होगी। अगला सवाल देखिए। सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आबरू की पैदाइश किस शहर में हुई थी। यहाँ पर के लिख दिया है, किस होना चाहिए। तो किस शहर में हुई? क्या दिल्ली में हुई है, ग्वालियर में हुई, हैदराबाद में हुई, आगरा में हुई है? तो शाह मुबारक आबरू की याद रखना है आपको पैदाइश। इनकी पैदाइश जो है वो शाह मुबारक आबरू की ये अभी मैंने शायद बात की है कि नहीं की है, तो ग्वालियर में इनको याद रखिएगा। बहरहाल पैदाइश पे इनकी नहीं बात की है आबरू की। इनकी पैदाइश जो है वो ग्वालियर में हुई है, आपको हर हाल में याद रखने की बात है। दूसरी बात, आबरू जो है इन्हीं की आंख में एक जो है वो फोड़ा था, मतलब फूला था और गांठ थी इनकी आंख में। ये भी चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है कि शायर ने इहाम
लफ्ज यहाँ जो है किस शायर ने ईहाम को लफ्ज दोई करार दिया है? इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखिए इसमें आंसर जो आपका सही होगा वो तो आपको याद रखना चाहिए, वो होने वाला है ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द का नाम आपको याद रखना है, इन्हीं ने लफ्ज दोई कहा है ईहाम को, ये किसी भी कीमत में आपको नहीं भूलना है। अच्छा एक नाम आपको दिख रहा है इसके नीचे मजमून का, तो मजमून के बारे में आपको मोटी मोटी, एक तो मजमून का असल नाम ये हम तो कहते हैं 4-5 हैं, उनको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छा रहेगा। तो जो है नाम आपको याद रखना है शरफुद्दीन, आपको याद रखना शेख शरफुद्दीन मजमून का असल नाम है। और मजमून जो हैं वो अकबराबाद के रहने वाले थे, ये बात आपको याद रहे। खान आरजू के बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि खान आरजू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खान आरजू का असल नाम अगर पूछा जाता है तो शेख सिराजुद्दीन है, और ये इन्होंने उर्दू में सिर्फ 27 ही अशार कहे हैं। लेकिन इनसे मुतालिक एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि जो खान आरजू थे उनको उस्ताद पीर मुर्शिद बंदा कहा करते थे, मीर तकी मीर। तो मीर तकी मीर किसको उस्ताद पीर मुर्शिद बंदा कहते थे? तो ये खान आरजू को कहते थे, और खान आरजू जो है वो इनके सौतेले मामू भी हैं। अब इनके क्रम को हम एक बार आपके सामने रख देते हैं। दूसरी चीज आपको आंसर तो इसमें पता ही चल गया होगा। देखिए सबसे पहले इनमें जो पैदाइश अगर पूछी जाए, जितने मैंने नाम बताए, सबसे पुराना जो है वो नाम आपको हर हाल में याद रखना है खान आरजू का है। सबसे पहले खान आरजू का नाम आपको याद रखना है। खान आरजू के बाद में पैदाइश के लिहाज से शाह हातिम का नाम आपको याद रखना है, और फिर उसके बाद में मज़हर जाने जाना को याद रखना है। दरअसल शाह हातिम और मज़हर जाने जाना 1699 या 1700 में दोनों पैदा हुए। तो सबसे पहले तो खान आरजू का आपको नाम याद रखना है, उसके बाद शाह हातिम और मज़हर जाने जाना को तरतीब बार याद रखना है। अच्छा इसके बाद में आपको जो याद रखने हैं वो आबरू का नाम याद रखना है क्योंकि वो इसके बाद पैदा हुए हैं। और आबरू के बाद अगर आपको नाम याद रखना है तो वो मजमून का नाम रखना है, और मजमून के बाद में आपको शाकिर नाजी का नाम याद रखना है। ये पुराने जितने हैं क्लासिकल शोरा उनके नाम और उनकी तरतीब तो आपको ऐसे ही मालूम होनी चाहिए। देखिए यूपी के एलटी ग्रेड की अगर और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे अपनी बुक दिख रही है शाहीन, इसको मंगाइएगा। और इसमें जितने प्रैक्टिस हैं, अभी अगर आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल नए हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा और साथ ही साथ अपने क्लास पूरे कंप्लीट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जितनी प्लेलिस्ट में बढ़ा दे वो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, बाकी आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सवाल अगला बात करते हैं। अगला सवाल है कि शाह नसीर की शायरी को सुनकर किसने कहा था मजमून दिल्ली और उर्दू जबान लखनऊ की खूब है? तो किसने कहा था ये शाह नसीर की शायरी को सुनकर कि मजमून दिल्ली और जबान लखनऊ बहुत खूब है? तो किसके वहाँ ये कलाम में पाया जाता है? तो शाह नसीर के वहाँ। देखिए सवाल को कई तरह से घुमा सकता है, जबान घुमा देते हैं और आप फंस जाते हैं। अगर वो आपके सामने पूछेगा कि मजमून जो है दिल्ली का मजमून किसकी शायरी में मिलता है और जबान लखनऊ की किसके वहाँ, तो लखनऊ की जबान में दिल्ली के मजमून को किसने इस्तेमाल किया या बयान किया अपनी शायरी में? तो वो आप आंसर देंगे शाह नसीर ने। समझ लीजिएगा ये बात किसने कही है, तब आप जवाब देंगे गालिब ने। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। देखिए कंफ्यूजन बनाने को मर्जी हो जी चाहे बनाते रहिए, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करी तो आपका काम तमाम हो जाएगा। देखिए एक बात है, कल हमने एक क्वेश्चन बताया था, आप क्लियर कर सकते हैं, बेशक क्लियर करना चाहिए, लेकिन क्लियर करने का अगर टाइम आपके पास है तो क्लियर करिए, वरना अगर टाइम नहीं है तो जितनी चीजें आप क्लियर हैं बस उन पर ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर गौर कीजिएगा। नई बहुत सी ज्यादा चीजें मतलब जो है क्लियर कर करके ठूसने की जबरदस्ती जरूरत नहीं है। कल मैंने एक सवाल रखा था कि किसके वहां चंद्रभान बरहमन जो है वो मुंशी था, तो बस यहीं पर कहानी शुरू, और मेरे पास नोट्स फोटो आना शुरू है क्योंकि वो दारा शिकोह का मुंशी था। अब उर्दू वालों ने क्या लिखा है ये जाने, इनका काम जाने। बहरहाल यूजीसी उसे दारा शिकोह मानती भी है आंसर में, और वो जो है वो मुंशी जो है वो दारा शिकोह का ही था, लेकिन वो शाहजहां के वहां बताया जा रहा है कि शाहजहां के वहां तस्करा में था, उसके दरबार में था। तो दरबार में होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसी के वहां मुंशी भी था। तो ये चीज आप क्लियर करें, बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास टाइम है, जी चाहे जितना तमाशा बनाइए, मेरे पास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास ये सवाल 3-4 लोगों ने भेज दिया, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो जो है सवाल या तो सफिशिएंट आप यकीन करने की कोशिश कीजिए, और आपके पास टाइम है तो क्लियर करने की कोशिश कीजिए, टाइम नहीं है तो क्लियर के पचड़े में नहीं पड़िएगा, क्योंकि उर्दू वालों ने तो जो कचरा फैलाया है वो तो अल्लाह ही अल्लाह है। तो उसका क्या नाम जो है
वो आपको याद रखना है। वो दरबार में जो था चंद्रभान, तो वो बरहमन वो शाहजहां के बाद था, लेकिन शाहजहां का ही लड़का है दारा शिकोह। और दारा शिकोह जब गद्दी पर बैठा तो दारा शिकोह शायर था और इसकी वो भी शायर था चंद्रभान। तो इनकी दोनों की आपस में दोस्ती भी थी। और ये हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी तो दिल्ली सल्तनत पढ़ लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश में पढ़िएगा, उर्दू की हम बात नहीं कर रहे। तो वो उसी ने अपने वहां दोस्ती के तौर पर इसे मुंशी बना के रखा था। बाकी वो किसके दरबार से जुड़ा है, किसके वहां फकीर था, हमें नहीं पता। यहाँ सवाल देखिए, डॉक्टर जो है डॉक्टर मोइनुद्दीन कादरी जोर के मुताबिक किस दक्कन शायर की गजलें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने के बाइस बनी हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, अगर कहीं आयोग ऑप्शन दे देता वली दक्कनी तो यहाँ पर सभी के सभी लोग वली के ही लगा देते। लेकिन यहाँ पर जो आंसर सही है, और जो आंसर सही है पीवाई क्यों हम लेकर के आपके सामने आते हैं और उन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ आपको आंसर सही होना चाहिए सैयद मोहम्मद फराकी। एक फराकी जो हैं वो वली दक्कनी जो थे उनके दोस्तों में से भी जाने जाते हैं और उनके हमअसर शायरों में भी जाने जाते हैं। तो आंसर आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए सैयद मोहम्मद फराकी। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है, अगर सैयद मोहम्मद फराकी हैं, सैयद मोहम्मद फराकी और साथ ही साथ में जो है वली दक्कनी, दोनों लोगों का नाम ऑप्शन में दिया गया है। और ये सिर्फ ऊपर मोइनुद्दीन कादरी जोर का नाम नहीं दिया है किसके मुताबिक, तो फिर आपको वली दक्कनी लगाना है। वैसे इसका कादरी जोर का नाम दिया गया है तो आपको फराकी लगाना है, चाहे वली दक्कनी ऑप्शन में हो या ना हो। आगे देखिए अगला सवाल देखिए कि करता है ये दो ज़बां से अक्सर हमदे हक व मुदहते पैगंबर। और ये शेर जो है, इस शेर में दरअसल सनद पूछी गई है। क्या सनद पूछी गई, 1 और 2 में क्या सनद है। तो गिनतियां मैंने कहा था हमेशा एक दूसरे की उल्टी होती हैं। एक गिनती जो होती है तो 1 की उल्टी 2 होती है, 2 अगर गिनती है तो 2 की उल्टी 4 गिनती होती है। तो ऐसे में आपको सनद याद रखना है। शेर में अगर गिनतियों का नाम आ जाए तो वो आपको जो है याद रखना है तजाद। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी का क्लियर हो गया होगा। इस शेर में वही है, 1 और 2 गिनती दे दी गई है। आगे देखिए, नूर है सहरा में गोया एक चिराग तूर का। अब ये शेर जो दिया गया है इसको मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं, देखिए थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है आज, तो मैं एक्सप्लेन, और थोड़ा सी तबीयत नहीं ठीक है तो हम आपको सामने एक्सप्लेन ना करके सीधे सीधे जवाबों पे बात करते हैं। तो खातिर मायूस में नक्श उम्मीदें, तो ये वाला सी वाला आंसर आपका सही होगा कि खातिर क्या यार हो जाता है। हाँ, ये देखिए, खातिर मायूस में नक्श उम्मीद वस्ल यार, ये याद रखना है। ये शेर का मुकम्मल शेर इसी से होगा, ये मिसरा मिला लीजिएगा। अगला सवाल है, बली की शायरी में क्या नहीं पाया जाता है। ऐसे तरीके से सवाल को 2 तरह से याद रखिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मालूम होंगी। क्या नहीं पाया जाता है, तो आप हमेशा पेपर के अंदर आप जीनियस बनने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ अपना काम चलाएं। एग्जाम कैसे क्रैक होना, बस इस पर गौर करें। तो हमेशा उल्टा सोचने लगे। जैसे ही ये कहें, जल्दी सवाल जब बनता है, जैसे ही इन्होंने कहा कि नहीं है, तो बस ये दिमाग चलना चाहिए फिर क्या क्या है। इस तरह से आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। देखिए, तख्लीक़ात जो है वो इनके वहां पाया जाता है, रजायत जो है वो भी इनके सामने पाई जाती है, तसव्वुफ तो पाया ही जाता है वली के वहां। जो नहीं पाया जाता है वो क़ुनूतियत नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये तो खूबी मीर तक़ी मीर और मानी वदाइनी की है। ऐसा नहीं है कि वली के खूबियों में नहीं शामिल हो सकती थी, लेकिन वली के वहाँ ये चीज़ बहुत ना के बराबर पाई जाती है, क्योंकि ऐशो इशरत का शायर है। तो इस तरह से ये आंसर आपका सही होगा। अब ये स्क्रीन पर आपको फिर एक नया सवाल है और सही ज़ुमरे की निशानदेही आपको करना है। हम रिश्ता ज़बान के जो है ग्रोह, हम रिश्ता ज़बान जो है उनके ग्रोहों को लिसानी ख़ानदान कहते हैं। क्या ये आंसर ये सही होगा जुमरा? या संस्कृत और फारसी में कोई लिसानी मुमासिलत नहीं है, ये सही होगा। या फिर महमूद शिरानी ने दहली और गर्द नवाह उर्दू का मौलिद मस्कन बताया है, यानी उर्दू दिल्ली से पैदा हुई ये नज़रिया बताया है। या फिर उर्दू पंजाब से पैदा हुई ये नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी का है। समझ लीजिए, यहाँ से आपको सवाल, पहले आंसर तो यही देख लीजिएगा कि जो हम रिश्ता ज़बानें होती हैं एक दूसरे, जैसे उर्दू है, फारसी है, अरबी है, ये जो ज़बानें हैं, ये हम रिश्ता जो ज़बानें होती हैं, इनका जो ग्रो होता है उसको ही लिसानी ख़ानदान कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं जो पढ़ी पढ़ाई चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं उन्हीं को मानते रहें। ग्रो वो हो सकता है जो एक ही चीज़ों से ज़बान से
मतलब ग्रोह का मतलब एक ही विचारधारा को सामने रखने वाला। ग्रोह तो वही होता है, जैसे पार्टियां होती हैं, कोई फलानी पार्टी ढमकानी पार्टी सियासत की, तो वो एक ही पार्टी, वो पार्टी क्या है, उनकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। ऐसे जबान है, तो जबान जो एक ही विचारधारा से मुताल्लिक होती हैं, तो उनके जो उनको लिसानी खानदान कहते हैं। एक चीज क्लियर हो गई। संस्कृत वाले देख लीजिए ये भी, तो संस्कृत से उर्दू फारसी में कोई लिसानी मुमासिलत नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि इसमें मुमासिलत है, संस्कृत से फारसी की मुमासिलत है। और दूसरी बात याद रखना, संस्कृत की अरबी से भी जो है मुमासिलत है, और संस्कृत अरबी से भी संस्कृत की मुमासिलत है, फारसी से भी संस्कृत की मुमासिलत है। और इसी सवाल को अगर घुमा करके पूछा जाए तो संस्कृत की जो मुमासिलत अगर माना जाए तो जो बौद्ध मत है या जैन मत है उससे मुमासिलत नहीं है, क्योंकि वो नास्तिक हैं दोनों, और जो संस्कृत है वो आस्तिक विचारधारा को मॉडिफाई करती है। तो नहीं वाला यहां पर लफ्ज हटा देना चाहिए। अब एक चीज और कि अब इनकी मुमासिलत भी हम आपको बताए देते हैं जब इतनी बातें आई। देखिए, संस्कृत हिंदुस्तान में सबसे पहले बोली जाती थी, और हिंदुस्तान में जब आप मुस्लिम जो इस्लाम मजहब है उससे पहले भी हिंदुस्तान में जो व्यापार होता था वो हमेशा जो है वो अरबियों से होता था। जी के जीएस में भी याद रखिएगा कि 1 से लेकर 9 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक गिनती का इजाद दुनिया के अंदर अरबियों ने किया है, और 0 का आविष्कार भारत ने किया है। इसीलिए 0 को मिलाकर और 9 तक गिनतियों को मिलाकर के कुल मिलाकर 10 की गिनती हुई, और इसी वजह से बाकी सारी गिनतियां होती चली गई। ये आपको याद है, आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया था, ये 385 ईसा पूर्व के आसपास में, वो हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। तो इसीलिए इनकी जो है संस्कृत की मुमासिलत जबान जो है वो अरबी है, ठीक है, अरबी से, इसीलिए बहुत सी चीजें अरबी से उर्दू में आई भी हैं, और फारसी से भी है, क्योंकि अरब वालों से भी व्यापार होता है हिंदुस्तान का, और साथ साथ में फारसी जो ईरान के लोग थे उनसे भी होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि अरबी जो जबान है उसी से फारसी निकली भी आगे है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया। अगला वाला पॉइंट देख लीजिए कि महमूद शिरानी ने दहली और गर्दनवा, तो ये जो दहली के आसपास जो बोली जाती है जबान, उसकी पैदाइश का नजरिया दरअसल 2 लोगों ने बताया है। एक तो सर सैयद साहब हैं, और दूसरा जो है वो मसूद ने बताया है। तो इस तरह से ये तो गलत है, गलत वो भी ऊपर वाला भी था, लेकिन उसको मैंने कैसे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में उर्दू पंजाब से पैदा हुई, ये भी गलत है, क्योंकि ये नसीरुद्दीन हाशमी का नजरिया है, और महमूद शिरानी का नजरिया है। नसीरुद्दीन हाशमी तो दक्कन में उर्दू पैदा है, ये बताते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल मैंने अपने दिमाग से इजाद करके आपके सामने रखे हैं। 1-2 सवाल इनमें आप PYQ में आए हुए हैं, बाकी मैंने रख दिए। तो दर्ज झेल में से फिर सही के जोड़ की निशानदेही। देखिए, महमूद शिरानी की पैदाइश राजस्थान के जोधपुर शहर में हुई थी। क्या यह सही है? मैंने कई बार इसलिए रखा है जुमले को क्योंकि कई बार मैंने महमूद शिरानी के बारे में बताया हुआ है। मसूद हुसैन खान ने उर्दू की पैदाइश का नजरिया दक्कन को बताया है, ये तो अभी क्लियर हुआ। मसूद ने दिल्ली को बताया है, दक्कन का नजरिया तो नसीरुद्दीन हाशमी का है। और जॉर्ज गुडिसन ने हिंदुस्तान में 179 बोलियां बताई हैं, क्या यह सही है? तो आप कहेंगे ये भी गलत है, क्योंकि 179 इसने बताई तो है, बोलियां नहीं बताई हैं। बोलियां तो 544 बताई हैं, इसने 179 जो है वो जबानें बताई हैं हिंदुस्तान में। ये चीज इसलिए गलत है। और सर विलियम जो जोनेस हैं, उन्होंने तकाविली लिसानियात की बुनियाद कायम की। तो ये बात यहां से बिल्कुल राइट है कि सर विलियम जो जोनेस हैं, उस बंदे ने तकाविली लिसानियात की बुनियाद कायम की है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस यहीं तक बात करते हैं। स्क्रीन पे अपनी बुक दिख रही है, इसको मंगा करके आप बहुत अच्छी तैयारी के लिए मुताला करिए, और अभी भी वक्त है आपके पास, बार बार मौका नहीं मिलेगा। इसमें जितने प्रैक्टिस सेट है उनको लगाइए। बाकी जो कंफ्यूजन है वो हम आपके लिए हैं, लेकिन इसमें जो नोट्स हैं वो आपको रटना है, और वीडियो सारे के सारे देखते रहना है, क्योंकि वीडियो में मैं लगातार ऐसे क्वेश्चनों को ला रहा हूं जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। शुक्रिया।